गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी और कैरियर विल ऐप पर आप सभी का स्वागत है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि आज थोड़ा सा लेट हुआ है क्लास, क्योंकि डेली मेरी 2 बजे स्टार्ट होती है और थोड़ा सा टाइम लगा और 2:15 से आज स्टार्ट हो पाई है क्लास। तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए आप जल्दी से आ जाइए। आप देखिए, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कैरियर विल पर सभी पे चलेगी, पूरे पे, ठीक है। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आर्टिकल 13, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इसको देखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो सामान्य क्लास चलती है उसमें ये टॉपिक बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे केस के रिगार्डिंग। क्योंकि जब हम आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं बच्चे, तो आर्टिकल 13 को लेकर दो तरह के विवाद थे। एक तो था न्यायिक पुनरावलोकन। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है इसको कहते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, और ये जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास होती है? ये पावर होती है जुडिशरी के पास। यानी कि हम कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू की पास न्यायपालिका के पास होती है। और दूसरा होता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, यानी कि इसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन जो आता है वो आर्टिकल 13 के दायरे में आता है, 13(2) और 226 के दायरे में आता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर जो होती है वो संसद के पास होती है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? ये 368 में है, 368 में। तो आज जो क्लास का डिस्कशन होगा वो यही होगा कि आर्टिकल 13 को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद हुआ, तो इसमें ये पूछा गया कि क्या फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है? क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है? क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है? यानी कि फंडामेंटल राइट इज ए अमेंडेबल। सीधा सिंपल सा है। अब इसी को लेकर क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता मौलिक अधिकारों में, इसी को लेकर एक तरफ तो न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन आ चुका था और दूसरी तरफ संविधान संशोधन, जो कि संसद के पास पावर होती है। तो इन दोनों के बीच में आपस में इस बात को लेकर वाद विवाद बना रहा। कई तरह के केस आए। तो क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको लेकर जुडिशरी का क्या कहना था, इसको लेकर संसद का क्या कहना था कि संसद संविधान संशोधन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, कर सकती है, नहीं कर सकती है, और न्यायपालिका क्या न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखता है। तो इसको लेकर जो है कई वाद आए। वाद का मतलब होता है कि केस आए। तो आज की जो क्लास में डिस्कशन होगा वो इसी बात को लेकर डिस्कशन होगा कि आर्टिकल 13 है क्या, और आर्टिकल 13 में क्या है। आर्टिकल 13 के जो सब क्लॉज 4 थे, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 4, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफाइन कर दिया था। लेकिन आज की क्लास का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि क्या फंडामेंटल राइट अमेंडेबल होते हैं, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आज की डेट में देखें तो फंडामेंटल राइट जो है अमेंडेबल होते हैं, क्योंकि केशवानंद केस जो आया था उसमें स्पष्ट कह दिया गया था कि हमारे संविधान के किसी भी पार्ट में, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो संविधान का प्रस्तावना प्रेमबल हो, हमारे मौलिक अधिकारों में और संविधान के हर भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया, यानी कि इसमें संविधान के मूल ढांचे का नियम दिया गया और जिसमें स्पष्ट ये कह दिया गया कि हमारे संविधान के किसी भी भाग में बदलाव किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये जो कहानी रही
कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल हैं या नहीं है। ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच की कहानी है कि न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखती है और संसद संविधान संशोधन का अधिकार रखती है। तो शुरुआती दौर में हुआ ये था कि आपस में वाद विवाद रहे और वो वाद विवाद केस के रूप में, वाद के रूप में क्या रहे, इसी पे हम आज डिस्कशन करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो संसद की जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है, क्या वो अनलिमिटेड होती है, क्या वो असीमित होती है? तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। आपने देखा होगा कि अगर कोई सरकार गलत आदेश देती है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, या संसद कोई गलत कानून बनाती है, तो वहां पर न्यायपालिका जुडिशल रिव्यू के थ्रू उन कानूनों को या उन आदेशों को रद्द करने का अधिकार रखती है। इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशल रिव्यू कहते हैं। तो ये न्यायपालिका के पास जो जुडिशल रिव्यू की पावर है वो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अनुसार है। वहीं पर अगर हम देखें तो आर्टिकल 368 की कहानी देखें तो 368 के तहत यानी कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है। लेकिन क्या संविधान में जो संशोधन की जो शक्ति संसद की है, क्या ये यानी कि क्या ये असीमित होती है, क्या ये अनलिमिटेड होती है? तो ये भी अनलिमिटेड नहीं होती। ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी अनलिमिटेड नहीं होती और संसद की संशोधन शक्ति भी अनलिमिटेड नहीं होती है। अच्छा, आवाज आगे पीछे आ रही है? चलिए खैर, देखिए आज क्लास थोड़ी लेट हो पाई क्योंकि इसका जो क्लास का टाइमिंग है वो 2 बजे का टाइमिंग है। और ये जो क्लास है यूट्यूब चैनल पे भी चल रही है, मैं आपको बता दूं। और ये नया बैच मेरा स्टार्ट हुआ है और अभी 3-4 क्लास इसमें हो पाई हैं। और ये पॉलिटी स्पेशल 08 के नाम से नया बैच है और इसका टाइमिंग 2 से 3:30 रहेगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटी का कोर्स जो है शुरू से करवाया जा रहा है। सबसे पहला टॉपिक हमने फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का टॉपिक लिया हुआ है। तो देन अभी कोई ज़्यादा खास क्लास नहीं हुई है, आप ये समझे कि अभी 2-4 ही क्लास हो पाई हैं। ठीक है, अब देखो सुनिए, इसको लेकर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या हुआ। लेकिन एक बात तो आपको समझ में आ गया कि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है जिसको हम जुडिशल रिव्यू कहते हैं, ये जुडिशरी के पास पावर होती है और हम ये कह सकते हैं कि ये असीमित नहीं होती। जुडिशरी के पास जो ये पावर होती है वो असीमित नहीं होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है, क्योंकि ऐसे कई प्रतिबंध हैं जहां जुडिशरी उन मामलों में इंटरफेयर नहीं कर पाती है, वो आगे बताएंगे। दूसरा, संविधान संशोधन की जो संसद की शक्ति होती है वो भी क्या है, अनलिमिटेड, असीमित नहीं होती। क्या नहीं होती? असीमित नहीं होती है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर संसद कोई संशोधन करती है और वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो वहां न्यायपालिका इंटरफेयर करके न्यायिक पुनरावलोकन के थ्रू उसको जो है रद्द कर सकती है। खैर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 13, तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहाँ पर है? हम कह सकते हैं आर्टिकल 13 में है। और संविधान संशोधन किस में है? ये आर्टिकल 368 में। तो इसी के बीच में हमें संबंध देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। और सिंपल सा संबंध एक है कि जुडिशरी को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है, और संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है और वो भी अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को लेकर जो वाद विवाद क्यों आया? क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठ गया था, क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है? तो आज की डेट में देखें तो किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 13 इस बात को लेकर क्या कहता है ये लिख लिया होगा आपने। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 के कई क्लॉज हैं। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 है और आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 है।
ये आर्टिकल 13 क्या कहता है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों में, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, वहाँ पर किसी यानी कि फंडामेंटल राइट को अनलिमिटेड, यानी कि फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि फंडामेंटल राइट में किसी भी टाइप का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनको लिमिटेड नहीं किया जा सकता। ठीक है, फंडामेंटल राइट में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और अगर कोई लॉ के द्वारा या किसी भी कानून के द्वारा फंडामेंटल राइट में परिवर्तन होगा तो वो लॉ वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, ऐसा आर्टिकल 13 कहता है। अब आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 1 था वो क्या कहता था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान की पूर्व की अगर कोई विधि ऐसी है जो हमारे फंडामेंटल राइट में परिवर्तन करती है तो वो अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा, ऐसा आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 था, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको जो है बताया था। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, वो ये कहता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। उसमें ये स्पष्ट बोल दिया गया कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को जो है सीमित करता हो, यानी कि फंडामेंटल राइट को लिमिटेड करता हो या उसमें परिवर्तन करता हो, तो वो अपने आप ही वो लॉ नल एंड वॉइड यानी कि अपने आप शून्य हो जाएगा। आर्टिकल 13 में जो है डेफिनेशन ऑफ लॉ की बात कर दी गई थी। इसमें डेफिनेशन ऑफ लॉ, तो डेफिनेशन ऑफ लॉ जो विधि की परिभाषा यहाँ पर बोली गई, तो विधि की परिभाषा को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया कि विधि का मतलब क्या है। कोई ऑर्डर हो सकता है, आदेश, कोई नोटिफिकेशन हो सकता है, नोटिफिकेशन, ठीक है, कोई भी क्या है यहाँ पर बाय रूल हो सकता है, बाय लॉ हो सकता है, कोई भी ऑर्डिनेंस अध्यादेश हो सकता है, अध्यादेश, कोई भी क्या है बाय लॉ हो गया, या इसके अलावा कोई भी यूजेस हो सकता है, और कोई भी ट्रेडिशंस या कस्टम हो सकता है, ट्रेडिशन या कस्टम्स, या कोई भी रूल या रेगुलेशन हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लास्ट क्लास में ये बात मैंने समझाई भी थी कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश या कोई अधिसूचना या कोई उपविधि या कोई अध्यादेश या कोई यूजेस, प्रथा, या कोई क्या परंपरा, कस्टम्स, कोई नियम या विनियम, तो अगर ऐसा कोई भी लॉ के अंतर्गत ऐसा कोई भी पॉइंट आता है तो यानी कि ये लॉ की परिभाषा में काउंट होते हैं और इनके द्वारा किसी भी तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम बात करते हैं, संविधान संशोधन, तो ये जो संविधान संशोधन है वो इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी कि ध्यान रखना, संविधान संशोधन यहाँ पर शामिल नहीं है, संविधान संशोधन शामिल नहीं है। ठीक है, अब इसी को लेकर वाद विवाद होगा क्योंकि समझना तो हमें यही है। और आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होगी। आर्टिकल 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होगी। एक्चुअली में ये 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1971 में, और इसमें लिख दिया गया था कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। इसको अब कहानी को आप थोड़ा समझोगे, बस मैं इसलिए बताना चाह रहा था आप लोगों को कि आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 3 है वो लॉ की परिभाषा बताता है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी लॉ या किसी भी लॉ के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा आर्टिकल 13 कहता है। तो लॉ का मतलब क्या माना गया? लॉ का मतलब यहाँ पर संविधान संशोधन नहीं लिया गया। लॉ का मतलब यहाँ किसी भी तरह का कोई आदेश हो सकता है, अधिसूचना हो सकता है, उपविधि हो सकता है, अध्यादेश हो सकता है, कोई प्रथा हो सकता है, कोई परंपरा हो सकती है, कोई नियम या विनियम हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन यहाँ पर नहीं लिखा था। ठीक है, अब चलिए, खैर इतना पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही?
आप मेरी आवाज को थोड़ा, मेरी वॉइस को क्लियर बताइए। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं। मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही है? सब सही है? अच्छा, ये पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया ये क्लियर हो गया। हालांकि हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल 13 के सारे क्लॉज को लेकर मैंने बताया था, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 की बात की थी। इसमें मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ वीबर भी बताया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स भी मैंने आपको बता दिया था। आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 1 है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, संविधान पूर्व विधियों की बात करता है, और आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 2 है वो संविधान पश्चात विधियों की बात करता है। और ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो ये जो आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल 13 और 368 को लेकर है। अब हुआ क्या कि एक तरफ तो क्या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, एक तरफ अब ये क्वेश्चन उठ चुका था। यानी कि ये क्वेश्चन जो है विवादित मुद्दा था न्यायपालिका के बीच में और संसद के बीच में, और इसको लेकर आपने देखा होगा कि कई तरह के केस भी आए। जैसे शंकरी प्रसाद केस आया, सज्जन सिंह केस आया, गोलकनाथ केस आया, केशवानंद केस आया, फिर मिनर्वा मिल्स केस आया। देन इसके अलावा आपने देखा होगा कि मिनर्वा मिल्स केस के बाद कोहिलो केस भी आया। तो ये सारे के सारे जो केस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर केशवानंद भारती केस भी, हाँ बिल्कुल, जो केशवानंद केस है वो इसी से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसी को लेकर आया था। अभी एक पॉइंट आप 1 मिनट होल्ड करिए, ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है। 1 मिनट। देखिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आर्टिकल 13 का 3rd सब क्लॉज जो है वो डेफिनेशन ऑफ लॉ की बात करता है, और डेफिनेशन ऑफ लॉ में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना गया, लेकिन ये सब विधि के अंतर्गत आते हैं जो सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसी को लेकर जब हम आगे केस बताएंगे, इसी पॉइंट को लेकर आगे जो है विवादित मुद्दा उठेगा। देखिए, ये क्लास यूट्यूब चैनल पे भी चल रही है, और ये बीच क्लास में से कोई मैंने क्लास का टॉपिक आज कोई पहला टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। अब तक मेरे नए बैच में जो है लगभग 4-5 क्लास हो गई हैं। इसमें एक तो यूट्यूब चैनल का वो नहीं चल रहा, कमेंट नहीं चल रहे, और दूसरा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज़ आगे पीछे आ रही है। हाँ तो ये तो फिर वीडियो तो कोई, अब कैसे नहीं चल रही है? अच्छा, चल गए। अब देखिए, क्या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है? आर्टिकल 13 को लेकर यह सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि आर्टिकल 13 तो ये कहता है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि व्हाट इज
यानी कि इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है या नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो अमेंडेबल। क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। अब इसको लेकर हुआ क्या था कि आपने देखा होगा कि एक केस आया था, सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद केस। इसको हम शंकरी प्रसाद वाद कहते हैं, यानी कि शंकरी प्रसाद। अब थोड़ा बच्चों ध्यान से समझना, ये केस था सुप्रीम कोर्ट में आया था, कब की बात थी, 1951 का केस था। आप ये भी जानते हो कि जो संपत्ति का अधिकार था शुरुआती दौर में, संपत्ति का अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी है जिसको आरटीपी कहते हैं, ये पहले आर्टिकल 31 में था। और क्या था, एक फंडामेंटल राइट था शुरुआती दौर में। तो ये तो हमने 44 अमेंडमेंट किया 1978 में और इसको एक लीगल राइट यानी कि विधिक अधिकार बना दिया और 31 से हटा दिया गया। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था। तो सरकार ने जमींदारों की ज़मीन को लेकर, यानी कि बहुत जमींदारों के पास काफ़ी ज़मीन होती थी, तो उनको एक अधिकतर सीमा यानी कि एक अधिकतम सीमा उनकी ज़मीनों की तय कर दी गई। एक सीलिंग कानून बना दिया गया, हदबंदी कानून जिसको कहते हैं, कि भाई जमींदारों के पास इतने से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि उस सीमा से बाहर जिसके पास ज़मीन होगी उस ज़मीनों को गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार ऐसा क्यों कर रही थी, ये पब्लिक वेलफेयर में करना चाहती थी ऐसा। लेकिन वो जमींदार जो है, इस कानून को लेकर जब जमींदारी कानून बना और जमींदारी कानून में ये स्पष्ट कर दिया गया कि एक सीमा से ज़्यादा जिसके पास ज़मीन होगी तो उसको गरीबों में बांट दिया जाएगा, तो इसको हम जमींदारी कानून या हदबंदी कानून या सीलिंग कानून भी कह सकते हैं, जो कि 1951 की कहानी थी। इस कानून को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जमींदार चले गए। तो जमींदार जब इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार और कहा कि भाई ये कहीं ना कहीं कानून जो है उनकी जो संपत्ति का अधिकार है, और जो कि संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन करता है। लेकिन अब सरकार जो है इसमें बदलाव करना चाहती थी, क्योंकि सरकार तो चाहती थी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य तो पब्लिक वेलफेयर में काम करना है कि भाई एक सीमा तक जमींदारों के पास जमीन होनी चाहिए और उस सीमा से बाहर अगर कोई ज़मीन होगी तो देन वो कहीं ना कहीं गरीबों में बांटी जानी चाहिए। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट अब रोक लगा चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस रोक को हटाने के लिए अब सरकार ने एक संविधान संशोधन कर दिया। और वो संविधान संशोधन कौन सा था, वो संविधान था, यानी कि पहला संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ, 1951 की बात थी, पहला संविधान संशोधन हुआ। तो कहने का मतलब है, आप ऐसे समझो अभी कि जमींदारी कानून को लेकर, यानी कि सबसे पहले जमींदारी कानून आया, जमींदारी हदबंदी कानून था, जिसको हम जमींदारी जो है सीलिंग कानून कहते हैं, 1951 की कहानी थी। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जमींदार गए और संपत्ति के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। अब सरकार ने न्यायपालिका के इस डिसीजन को चेंज करने के लिए अब पहला संविधान संशोधन कर दिया। अब पहला जो संविधान संशोधन, इसको CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। ये 1951 में हुआ था और इसमें आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B जोड़ दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। अब 31A में क्या बोल दिया गया, 31A में तो स्पष्ट ये बोल दिया गया कि ये जो है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार से संबंधित कानून होगा, और ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस से संबंधित है ये। देखो, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय, और ये जो 31 जो B है, इसका जो संबंध था वो 9th B अनुसूची, 9th शेड्यूल से संबंधित था। ये जो आर्टिकल 31A है जो ये जोड़ा गया, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स और सोशल जस्टिस की बात की गई, तो यहां पर सरकार ने, ये संसद ने यानी कि सरकार ने
संविधान यानी कि संविधान संशोधन पार्लियामेंट में कराया और जुडिशरी का जो ये डिसीजन था जमींदारी उन्मूलन कानून के लिए संपत्ति के अधिकार को लेकर, इसको रद्द कर दिया और 2 नए आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए, 31A और 31B। 31A जो है लैंड रिफॉर्म्स और सोशल जस्टिस की बात करता है। तो लैंड रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग सरकार ने खनन के लिए, खादान के लिए, पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए, तो जहां पर जो पेट्रोलियम क्षेत्र था, जहां पर खदानें थीं, जहां पर खनन था, उनको अपने अधिकार क्षेत्र में इस कानून के तहत उनको लेना शुरू कर दिया कि भाई इन पे जो अधिकार है वो सरकार का होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो जमींदारी के क्या है, जमींदार के क्या है, जमींदार के अधिकार क्षेत्र में आता है या वो नहीं आता है। और ऐसा क्यों किया? सामाजिक न्याय के लिए, क्योंकि कम से कम इन क्षेत्रों पर सरकार का अधिकार होना चाहिए ताकि सरकार उन संसाधनों का जो है एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। क्योंकि आर्टिकल 39B और 39C को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल रिसोर्सेज के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, यानी कि जो आर्थिक संसाधन है उनके जो है उचित वितरण की बात करता है। तो इसको तहत देखते हुए आर्टिकल 31B और A ला दिया गया। और 31B में क्या कर दिया गया, एक 9वीं अनुसूची बनाई गई और 9वीं अनुसूची में ये कह दिया गया कि भूमि सुधार के जो कानून हैं वो इसमें रखे जाएंगे और फंडामेंटल राइट के आधार पर इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि कोर्ट यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐसे ही 31A में ये बोला गया कि इसको जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यहाँ पर कोर्ट का जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है वो यहाँ पर सीमित कर दिया गया कि भाई इन आधारों को लेकर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि अब इसको चुनौती दी गई कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहले अमेंडमेंट को चुनौती दी गई और केस कौन सा आया, संकरी प्रसाद वर्सेस संकरी प्रसाद वाद आया, जो कि 1951 का केस था, 1951 का। अब इस केस में अपने सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इसका सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय का रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 को डिफाइन किया और आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो संविधान संशोधन है सामान्य विधि में नहीं आता, यानी कि एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए ऑर्डिनरी लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनरी लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 में ऑर्डिनरी लॉ में सामान्य विधि में सिर्फ क्या आता है, और ऑर्डिनेंस आता है, नोटिफिकेशन आएगा, ऑर्डर आएगा, यूजेज आएगा, परंपरा आएगा, कस्टम्स आएंगे, रूल एंड रेगुलेशन आएंगे। तो वो क्योंकि आर्टिकल 13 में कहीं भी संविधान संशोधन लिखा नहीं है, तो संविधान संशोधन एक विशेष विधि माना जाएगा, ये सामान्य विधि में नहीं आता। और देन संविधान संशोधन करके संसद जो है पार्लियामेंट में, यानी कि संसद हमारे फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सकती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट इज ए अमेंडेबल बाय पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। तो सिंपल सा समझ में आ गया। तो संकरी प्रसाद केस जब आया तो संकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 को डिफाइन करते हैं तो वहां पर जो संविधान संशोधन नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहां पर लिखा नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन एक विशेष विधि माना जाएगा, वो सामान्य विधि ऑर्डिनरी लॉ में नहीं आएगा। और देन इसलिए आर्टिकल 13 में, यानी कि कहने का मतलब है कि आर्टिकल 13 के अनुसार फंडामेंटल राइट में बदलाव किया जा सकता है। और जो संसद ने ये बदलाव किया है फर्स्ट अमेंडमेंट कि आर्टिकल 31A 31B जोड़ दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है, इसको वैध माना, यानी कि सरकार का पक्ष लिया सुप्रीम कोर्ट ने। इतना आप ये बताओ समझ में आ गया। देखो इंग्लिश में मैं बता रहा हूं, ये इसको 9 शेड्यूल कहते हैं, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। और ये जो संकरी प्रसाद वर्सेस, यानी कि संकरी प्रसाद जो वाद केस है, इसमें आर्टिकल 13 में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, इट इज ए स्पेशल लॉ, ठीक है। और यहां पर बोल दिया गया कि देयरफॉर यानी कि इसलिए फंडामेंटल राइट कैन ए अमेंडेबल, इसलिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 13 में क्या बोला गया
कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इस शंकरी प्रसाद केस था इसमें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए नॉट ए ऑर्डिनरी लॉ, इट इज ए स्पेसिफिक लॉ, देन या देयरफॉर फंडामेंटल राइट कैन ए अमेंडेबल। समझ में आ गया? इसका मतलब पक्ष किसका लिया? सरकार का पक्ष लिया। लेकिन अब उसके बाद फिर एक और केस आया, शंकरी प्रसाद केस के बाद एक और केस आया, सज्जन सिंह केस। कौन सा केस आया? सज्जन सिंह केस। इसको हम सज्जन सिंह वाद कहते हैं। क्या कहेंगे? सज्जन सिंह वाद, यानी कि केस कहेंगे। वाद का मतलब होता केस, और ये नाम को ऐसे लिखोगे। और ये कब की बात थी? 1965 की। क्योंकि धीरे धीरे आप समझ रहे हो ना कि ये एक्चुअली में कोई ना कोई राज्य में कोई ना कोई लैंड रिफॉर्म से संबंधित कोई ना कोई कानून बन रहा था। तो फिर एक सज्जन सिंह केस आया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में वही डिसीजन सुनाया जो ये डिसीजन था। तो इसका भी डिसीजन क्या था? बिल्कुल यही था कि सज्जन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए ऑर्डिनरी लॉ, इट इज ए स्पेसिफिक लॉ, देयरफॉर फंडामेंटल राइट इज ए अमेंडेबल। यानी कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट कैन ए अमेंडेबल, ऐसा सज्जन सिंह केस में कह दिया गया। क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 में कहीं नहीं लिखा, इसलिए संविधान संशोधन को एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं माना जाएगा, एक सामान्य विधि नहीं माना जाएगा, वो एक विशेष विधि मानी जाएगी। और संसद उस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तो जो शंकरी प्रसाद केस था और जो सज्जन सिंह केस 1965 का केस है, दोनों ने सरकार का पक्ष लिया और कहा कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट कैन ए अमेंडेबल। आई थिंक समझ में आ गया, खूब अच्छे से क्लियर हो गया। यहां तक ये पॉइंट तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पॉइंट को बस समझना कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरप्रिटेशन में क्या बोला था। इसने सीधा सीधा कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए नॉट ए ऑर्डिनरी लॉ, इट इज ए स्पेसिफिक लॉ। क्लियर हुआ? ये आपको समझ में आ गया? अब देखो यहां इसके बाद फिर मुद्दे और भी आते हैं, और फिर मुद्दे क्या आते हैं? हालांकि जब सज्जन सिंह केस आ गया, क्योंकि मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था यहां पर, क्योंकि अभी जो है आपस में जो है पार्लियामेंट के बीच में और न्यायपालिका के बीच में अभी क्या वाद विवाद चल रहा है। क्योंकि आर्टिकल 13 को लेकर यही बात तो उठती है, मैंने शुरुआती दौर में बताया कि ये आपस में इन दोनों की लड़ाई चलती रही, न्यायपालिका के बीच में और विधायिका के बीच में। विधायिका कोई कानून बनाए, कोई अमेंडमेंट करे तो न्यायपालिका उसको चेंज कर दे, और न्यायपालिका अगर कोई न्यायिक पुनरावलोकन के थ्रू अगर पार्लियामेंट के किसी कानून को रद्द करे तो फिर पार्लियामेंट जो है उसके डिसीजन को रद्द कर दिया करती थी। तो ये आपस में जो इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। तो तभी तो आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को लेकर इनके बीच में रिलेशनशिप क्या रहा, तभी तो इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखो उसके बाद सज्जन सिंह केस के बाद आता है, एक्चुअली में हुआ क्या था कि अब गोलकनाथ केस आ जाता है। इसके बाद कौन सा केस आता है? गोलकनाथ केस। इसको हम गोलकनाथ वाद कहते हैं, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस। ठीक है, गोलकनाथ केस भी कह देते हैं या गोलकनाथ वाद कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गोलकनाथ केस। और ये केस कब का था? ये था 1967 का केस, और इसमें 11 जजेस थे। इसकी बेंच में कितने थे? 11 जज थे। हालांकि ये रिजल्ट जो आया था इसका 6-5 से आया था। कितने था? 6-5 से। अब गोलकनाथ केस में एक्चुअली में आर्टिकल 13 को लेकर क्या बोला गया, खासकर आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 को लेकर इसने कहा कि ये जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन भी एक सामान्य विधि है। यानी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन बदल गया कि संविधान संशोधन भी एक सामान्य विधि है। तो यहां पर बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए ऑर्डिनरी लॉ। क्या बोला गया कि इट इज ए, यानी कि ऑर्डिनरी लॉ।
कि संविधान संशोधन भी एक सामान्य विधि ही माना जाएगा और ये सामान्य विधि है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो देयरफॉर फंडामेंटल राइट कैन नॉट अमेंडेबल, राइट। तो गोलकनाथ ने जो सज्जन सिंह केस का जो डिसीजन था, शंकरी प्रसाद केस का जो डिसीजन था, वो पलट दिया कि अब से पहले शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट जो है अमेंडेबल है और संविधान संशोधन को एक सामान्य विधि नहीं माना, एक विशेष विधि माना। लेकिन यहाँ गोलकनाथ केस में 11 जजों की बेंच बनी और बड़ी बेंच हमेशा छोटी बेंच के डिसीजन को चेंज कर सकती है। तो इसने कहा कि संविधान संशोधन भी एक सामान्य विधि माना जाएगा, वो भी एक ऑर्डिनरी लॉ है। तो इसका मतलब जब वो ऑर्डिनरी लॉ है, एक सामान्य विधि है, तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट में बदलाव नहीं किया जा सकता। और बोला कि देयरफॉर फंडामेंटल राइट कैन नॉट अमेंडेबल, इसलिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस को पलट दिया गया। ऐसा गोलकनाथ केस में कहा गया। और साथ में यहां पर एक अप्रोच की बात कर दी। देखो, आपने देखा होगा कि जब हम पॉलिटी को पढ़ते हैं तो दो तरह की अप्रोच होती है जब कोई लॉ या कानून हम लागू करते हैं। एक तो होता है रेट्रोस्पेक्टिव, इसको कहते हैं भूतलक्षी, और एक होता है प्रोस्पेक्टिव, इसको कहते हैं भविष्यलक्षी। ये बहुत काम की चीज है दोनों। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव जो है, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव, इसको कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव और इसको कहेंगे प्रोस्पेक्टिव। गोलकनाथ जो है, गोलकनाथवाद में कौन सा अप्रोच अपनाया गया? इसमें यह कहा गया कि इसमें भविष्यलक्षी अप्रोच को अपनाया गया। किसको? प्रोस्पेक्टिव को। अब कहने का मतलब है कि ये 1967 का डिसीजन था। इसका मतलब अब से 17 साल में जो भी कुछ हुआ तो वहां तो यही तो बोला गया था कि भाई फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अब तक जो फंडामेंटल राइट में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अब जब गोलकनाथ ने इसको पलट दिया तो इसका मतलब वो जो परिवर्तन अब से पहले हुए हैं 1950 से लेकर 1967 के बीच, तो इसका मतलब उनको तो अब रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन गोलकनाथ केस में यह कहा गया कि वो रद्द नहीं किए जाएंगे, वो जैसे हैं वो वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन आज के बाद कोई भी फंडामेंटल राइट में किसी भी टाइप का परिवर्तन नहीं होगा और इसको गोलकनाथवाद में प्रोस्पेक्टिव अप्रोच को अपना लिया गया, यानी कि भविष्यलक्षी। भूतलक्षी का मतलब होता है कि ऐसे कानून जो जिस दिन वो बनते हैं उससे पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, अगर जिस दिन वो कानून बनाया उससे पहले किसी तिथि से अगर लागू किया जाता है तो उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव कह देते हैं, भूतलक्षी कानून कह देते हैं। लेकिन अगर कोई कानून जिस दिन बना है उसी दिन से लागू हो या किसी अगली यानी कि कोई भविष्य की तिथि से लागू होता है उसको हम भविष्यलक्षी कह देते हैं। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि आपने खासकर जो क्रिमिनल कानून होते हैं, तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाले कानून होते हैं, जिसमें क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अपराध होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो क्रिमिनल मामलों में जो कानून बनते हैं वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव होते हैं और खासकर आपने देखा होगा कि जो सिविल कानून होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं, यानी कि वो हालांकि प्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं। तो हालांकि गोलकनाथवाद में क्या अप्रोच अपनाया गया? भविष्यलक्षी, कि भाई जो अब से पहले हुआ तो हुआ, हम उनमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आज के बाद कोई भी किसी भी तरह के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोलकनाथ का वाद अपने आप में कैसा आया? भविष्यलक्षी आया। ठीक है, कि आज के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और लेकिन इससे पहले अगर जो परिवर्तन हो गए हम उसमें हम उनको रद्द नहीं करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया?
ये आप समझे कि नहीं समझे? ये शब्द कई बार एक्चुअली में यूज होते हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं कि भूतलक्षी अप्रोच क्या होता है और भविष्यलक्षी अप्रोच क्या होता है। किसी के आगे लिखा होता है ना कि ये भूतलक्षी कानून है, तो भूतलक्षी का मतलब है कि जिस दिन वो कानून बनाया उससे पहले किसी तिथि से उसको लागू कर दिया गया। जैसे बहुत से टैक्स के कानून होते हैं कि टैक्स का कानून, मान लो कि इनकम टैक्स का कानून आज बना, लेकिन उसको 2 साल पहले से क्या उसको प्रभाव में ला दिया जाता है, तो इसका मतलब वो कानून कैसा हो गया? भूतलक्षी हो गया। लेकिन अगर वो आज कानून बना और अगली 2 साल के बाद यानी कि अगले 1 महीने के बाद अगर हम उसको लागू करते हैं या आज से लागू करते हैं, तो इसको हम भविष्यलक्षी कहते हैं, यानी कि प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। तो आई थिंक रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का मतलब समझ में आ गया होगा। तो गोलकनाथवाद में जो डिसीजन दिया गया कि मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये कैसा था? भूतलक्षी या भविष्यलक्षी? भविष्यलक्षी था। इसका मतलब अब से पहले जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हुए उनमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन आज की डेट के बाद कोई परिवर्तन मौलिक अधिकारों में नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। चलिए खैर, लेकिन अब गोलकनाथवाद को चुनौती दी गई। कैसे? क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने गोलकनाथवाद को बदलने के लिए एक संसद में यानी कि संसद के द्वारा संविधान संशोधन कर दिया। क्योंकि इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि भाई हर तरीके से पावर मेरे पास होनी चाहिए। देन इसी वजह से गोलकनाथ केस को पलटने के लिए अब संसद ने एक संविधान संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? संविधान संशोधन। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? एक 24वां संविधान संशोधन हुआ गोलकनाथवाद को पलटने के लिए 1971 में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल ऐड कर दिए। और वो 2 आर्टिकल कौन से थे? एक तो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया और एक आर्टिकल 368 का सब क्लॉज 3 ऐड कर दिया गया। दोनों में हालांकि एक ही बात थी, और दोनों में क्या बात लिखी गई है कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। 368 पर लागू नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यानी कि आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 4 है और आर्टिकल 368 का जो सब क्लॉज 3 है, ये 24 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं, 71 में आया। और इसमें कह दिया गया कि आर्टिकल 13 की कोई बात 368 पर संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ऐसा क्यों किया इंदिरा गांधी ने? क्योंकि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान संशोधन भी एक सामान्य विधि माना जाएगा। इसका मतलब आर्टिकल 13 में संविधान संशोधन भी जोड़ दिया, जहां आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 में। लेकिन यहां पर अब जब ये जोड़ दिया तो इंदिरा गांधी ने 24 अमेंडमेंट करके कहा कि आर्टिकल 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होगी। तो यहां पर क्या हुआ? तो वाद विवाद एक न्यायपालिका और विधायिका के बीच में आपस में चल रहा है कि नहीं चल रहा, आर्टिकल 13 और 368 को लेकर। अब हुआ क्या कि अब इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और वो चुनौती किसको दी गई? 24वें संविधान संशोधन को, केशवानंद केस के रूप में। अब आता है केशवानंद केस, जिसको हम कहते हैं कि ये केस था केशवानंद केस वर्सेस केरला स्टेट। ये 1973 का केस था और ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा केस है। 13 जजों की बेंच बनी थी इस पे, और ये 7-6 से इसका डिसीजन आया था। इससे बड़ा डिसीजन यानी कि इससे बड़ा अभी तक बेंच हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी है, और इस केस का डिसीजन आज भी फॉलो किया जाता है, आज भी मान्य किया जाता है। इस केस में अगर हम देखें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24वां जो संविधान संशोधन है, ये जो 1971 में हुआ है, इसको वैलिड माना, वैध माना। क्या माना? वैलिड, कि ये वैध है। इसका मतलब गोलकनाथ पलट दिया केस, और इसने कहा कि मौलिक अधिकारों में यानी कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
यानी कि फंडामेंटल राइट कैन ई अमेंडेबल, बट बेसिक स्ट्रक्चर of constitution cannot amend, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर जो केशवानंद केस आया, सबसे बड़ी बेंच बनी, 13 जजों की 7-6 से डिसीजन आया और इसने 24वें संविधान संशोधन को वैलिड माना और गोलकनाथ केस को इसने पलट दिया, क्योंकि गोलकनाथ में 11 जजों की बेंच थी और केशवानंद में 13 जजों की बेंच थी। और आप जानते हो कि जो बड़ी बेंच है वो छोटी बेंच के डिसीजन को चेंज कर सकती है। तो केशवानंद ने सीधा सीधा कहा कि हमारे संविधान का कोई भी भाग हो, चाहे वो प्रेमबल हो, चाहे फंडामेंटल राइट हो या कोई भी भाग हो, हमारे संविधान के हर भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि फंडामेंटल राइट कैन ए अमेंडेबल, यानी कि मौलिक अधिकार भी परिवर्तनशील होंगे, यानी कि संसद संविधान संशोधन करके उनमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह हुई कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का थॉट दे दिया, यानी कि एक सिद्धांत दे दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे का एक सिद्धांत दे दिया गया। और इस सिद्धांत में यह बोला गया कि संविधान के मूल ढांचे में जो भी आएगा वहां परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान के इसके अलावा अन्य सभी भागों में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। तो संविधान के मूल ढांचे का कोई डेफिनेशन ना तो हमारे कहीं संविधान में दिया और ना ही न्यायपालिका ने इसकी भाषा को कभी स्पष्ट किया, परिभाषा को। तो आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो मूल ढांचे की परिभाषा को लेकर या मूल ढांचे में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसमें जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो आज भी न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका ने कहा कि जैसे जैसे टाइम टू टाइम हमारे पास कोई भी केस आएगा तो हम बताते रहेंगे कि संविधान का ये मूल ढांचा है या नहीं है। तो हमने क्या समझे कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस में आया, केशवानंद केस में आया। इसने किसको पलटा, गोलकनाथ केस को पलटा। क्या संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, तो यस किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट कैन ए अमेंडेबल, इसका मतलब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो भी मूल ढांचा होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब बात आती है क्या मूल ढांचे की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा ना तो हमारे क्या संविधान में डिफाइन है, ना पार्लियामेंट ने कभी इसको डिफाइन किया और ना ही ये जो है न्यायपालिका ने इसको कभी डिफाइन किया है। लेकिन मूल ढांचे को लेकर जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो न्यायपालिका के पास है। जैसे जैसे न्यायपालिका के पास केस आते हैं तो न्यायपालिका तय करती है कि संविधान का ये मूल ढांचा होगा या नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूं कि मूल ढांचे में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर हम मूल ढांचे की बात करें, हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो आज की डेट में देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर में कई चीज़ें आती हैं मूल ढांचे में। जैसे हम कह देते हैं कि संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे हम कह देते हैं डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, रिपब्लिक सिस्टम है, गणतांत्रिक व्यवस्था है, सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षवाद जिसको धर्म निरपेक्षवाद कह देते हैं, या हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म है, यानी कि समाजवाद है, या हम कह देते हैं जैसे कि सॉवरिन है। सॉवरिन का मतलब होता है संप्रभुता या रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। या इसके अलावा जैसे कि फ्रीडम है, जैसे कि इक्वलिटी है, जैसे कि जस्टिस न्याय है। तो इस तरह की, और फिर एक है मैं आपको बता दूं जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन ये तमाम तरह की चीज़ें, हालांकि इसके अलावा और भी हैं।
तो ये सब मूल ढांचे में आते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे फंडामेंटल राइट हो, लेकिन जो मूल ढांचे में जो चीज़ें आती हैं उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। आज की डेट में यही है। संसदीय प्रणाली है, संघात्मक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, गणतांत्रिक व्यवस्था है, पंथ निरपेक्षवाद है, समाजवाद है, संपूर्णता है, विधि का शासन है, फ्रीडम स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, जुडिशल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है। इसके अलावा भाग 4 और भाग जो 3 है दोनों के सामंजस्य की बात की गई है। ये भी क्या है, किस में आता है, मिनर्वा मिल्स केस के अनुसार संविधान का मूल ढांचा माना गया है। ठीक है, देखिए जैसे अगर आप कैरियर विल में एडमिशन लेना चाहते हो, और जैसे मेरा पॉलिटी 8 जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी 2-3 क्लासें या 4-5 लगभग 4-5 क्लासें हुई हैं, और पॉलिटी आप डीके चौधरी की क्लास यानी कि डीके चौधरी की पॉलिटी आप पढ़ना चाहते हो तो बैच के सामने लिखा होगा डीके चौधरी। ठीक है, क्योंकि मेरा नाम जो है बच्चों वो डीके चौधरी है, मैं आपको बता दूं। और जैसे आपको प्ले स्टोर से कैरियर विल ऐप डाउनलोड करना है, और वहाँ डाउनलोड जब आप कैरियर विल ऐप को डाउनलोड करोगे तो देन वहाँ पर जो है आपको बैचेस दिखाई देंगे लाइव क्लास में। जैसे आप लाइव क्लास में जाओगे तो बैचेस दिखाई देंगे, और वहाँ बैचेस के सामने सबके अलग अलग बैच आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग वगैरह सबके, पॉलिटी वगैरह। तो मेरा जो बैच है वो पॉलिटी स्पेशल 08 है, और डीके चौधरी लिखा होगा, तो वहाँ उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर बाय का जो ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप नेट के थ्रू बाय ऑप्शन कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू, या फिर आप किसी वॉलेट के थ्रू, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर अपने एटीएम कार्ड के थ्रू। और इस बैच की जो फीस है वो 800 रुपये है, जो मेरा पॉलिटी स्पेशल बैच है। और आपको अच्छी तरह से मैं बता दूं कि लगभग मेरी आराम से लगभग आप ये मान के चलो कि 80 घंटे के आसपास क्लास हो जाती है। और इस बार मैंने काफ़ी चीज़ें परिवर्तित की हैं अपने बैच में, कि हर 4 क्लास के बाद जो है 5वीं क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, एमसीक्यू टाइप। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिटन नोट्स मिलेगा, आपको जो है क्लास नोट्स मिलेंगे साथ के साथ इसमें। और क्लास जो होगी वो बायलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। तो एनीथिंग, आपका कोई दोस्त है, आप हैं, या आपका कोई भी कलीग है एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। और देन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि कैरियर विल ऐप जो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और देन उसके बाद वहाँ पर जाके आपको जो एडमिशन का प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। आप बैच के सामने क्लिक करोगे और देन उसके बाद जो है आप जो है इसको जो है बैच को परचेजिंग कर पाओगे। राइट, देखो भाई ऐसा है कि अगर आप ये कहोगे कि केशवानंद केस को इंग्लिश में लिखो, तो मैं ऐसा नहीं लिखने का। ठीक है, इतना इंग्लिश तो आपको भी आता है कि अगर आपका नाम जितेंद्र है तो जितेंद्र को आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बात तो एक ही है। कि जितेंद्र को आप एप्पल कहना शुरू कर दोगे क्या? अरे केशवानंद तो अपने आप में एक नाम है, इसको केशवानंद केस लिख दो बस ओनली, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बात एक ही है। ठीक है, कि आप केशवानंद नाम भी नहीं जानते कि केशवानंद को कैसे लिखा जाएगा। खैर, ये आपको जहां तक है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि केशवानंद केस में स्पष्ट कर दिया गया कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल होते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैन नॉट अमेंड है, उसमें अमेंड नहीं किया जा सकता उसको। अब बेसिक स्ट्रक्चर में तो हालांकि बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ बातें आपको बेसिक स्ट्रक्चर में बता दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो ध्यान रखना कि ये जुडिशल रिव्यू भी आज की डेट में बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो कि जुडिशरी की एक पावर है उसमें भी बदलाव नहीं किया जा सकता। राइट, अब लेकिन इसको लेकर अब क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी थी वो केशवानंद केस के बाद संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि चलो इतना तो ठीक है गोलकनाथ केस को पलट दिया था, लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो रखी सुप्रीम कोर्ट ने, इससे जो है इंदिरा गांधी जो थी वो नाखुश थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि भाई किसी भी तरीके से हमारे पास जो संशोधन की पावर है, जो अमेंड करने की पावर है, उसमें जुडिशरी किसी भी टाइप से कोई इंटरफेयर ना करे। अब इसको केशवानंद केस को पलटने के लिए जुडिशरी ने क्या काम किया कि इंदिरा गांधी ने एक 42 अमेंडमेंट करा दिया। कौन सा अमेंडमेंट करा दिया? 42 अमेंडमेंट।
इंदिरा गांधी ने एक 42 अमेंडमेंट कराया और ये कब हुआ? 1976 में। हालांकि इसको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल, नए आर्टिकल जोड़ दिए। 368 का सब क्लॉज 4 भी ऐड कर दिया और 368 का सब क्लॉज जो है 5 ऐड कर दिया। इतना समझे? अब इसमें क्या है? अब अरे सारी कहानियां पढ़ोगे क्या अभी? एक कुमार साहब कह रहे हैं सर, रूल ऑफ लॉ और एस्टेब्लिश ऑफ लॉ में क्या अंतर है? अच्छा, फिर विपुल साहब कह रहे हैं इट इज ए प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में बच्चे बता चुका हूं वैसे भी। चलो वो बाद में बताएंगे, पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि जो आप आर्टिकल 368 का जो सब क्लॉज 4 है और 5 है, ये जो जोड़ा गया, ये क्यों जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि केशवानंद केस को पलटना था। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि किसी भी तरीके से न्यायपालिका के पास कोई भी अधिकार नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज, जो आर्टिकल 368 का जो सब क्लॉज 4 है, उसमें यह कह दिया गया कि जो ये संसद की संविधान संशोधन की शक्ति है, वो किसी भी आधार पर इसको जो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद की संशोधन की शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट क्वेश्चंस। यानी कि कहने का मतलब है किसी भी आधार पर ये जो संसद की जो अमेंडमेंट करने की जो पावर है, इसको किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती। कहाँ? न्यायपालिका, इन जुडिशरी, न्यायपालिका में। अब आर्टिकल 368 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है? कि जो संसद की जो संशोधन शक्ति है, संसद की जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है, पर निर्बंधन नहीं लगाए जा सकते, निर्बंधन नहीं लगाए जा सकते। यानी कि पावर ऑफ जो अमेंडमेंट है और पार्लियामेंट है कैन नॉट रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है, उसको किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते। तो यहाँ पर वर्ड याद रखना चुनौती, और यहाँ पर वर्ड याद रखना निर्बंधन। तो आर्टिकल 368 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? कि जो संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता जुडिशरी में, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। और यहाँ आर्टिकल 368 के सब क्लॉज 5 में क्या कह दिया गया?
कि इस पर निर्बंधन किसी भी तरह का, संसद की जो संशोधन करने की जो पावर होगी, इस पर निर्बंधन किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन या निर्बंधन रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता, ऐसा बोल दिया गया। लेकिन इसको चुनौती दी गई मिनर्वा मिल्स केस में, इसको पलटने के लिए। तो फिर केस कौन सा आता है? मिनर्वा मिल्स केस आता है। ये जो मिनर्वा मिल्स वाद आता है, केस जिसको हम कहते हैं, ये 1980 का केस आता है। इस केस में आर्टिकल 368 का जो सब क्लॉज 4 है और आर्टिकल 368 का सब क्लॉज जो 5 है को क्या माना? अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, अवैध माना। क्या माना? असंवैधानिक माना कि ये असंवैधानिक हैं। और इनको क्या कर दिया गया? इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, असंवैधानिक माना, और इनको क्या कर दिया? इनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। और साथ में ये कह दिया गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का एक मूल ढांचा है। तो कई बार क्वेश्चन तो ये आता है कि इसको मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर में कब माना गया न्यायिक पुनरावलोकन को? मिनर्वा मिल्स केस में, कि जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब अब आने वाले टाइम में इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रतिबंध लगा दिया मिनर्वा मिल्स केस में कि भाई आने वाले टाइम में कभी भी जुडिशियल रिव्यू में अब संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि केशवानंद केस में स्पष्ट बोल दिया गया था कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, संसद के पास अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू को क्या बना दिया? इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया। राइट, यहां पर ये समझ में आ गया आप लोगों को? जो केशवानंद केस था वो भी प्रोस्पेक्टिव ही था, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था, प्रोस्पेक्टिव था। क्योंकि केशवानंद केस का जो डिसीजन था उसमें यही तो बोला गया था कि मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है या संविधान के किसी भी भाग में। तो उसकी जो अप्रोच थी वो प्रोस्पेक्टिव थी, यानी कि जिस दिन वो लागू हुआ उसी दिन से, यानी कि उसके पहले क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन वो लागू, यानी कि केस का डिसीजन आया उस दिन से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहां पर सिंपल सी एक बात है कि अब इसको समझने के लिए आपको क्लास को दोबारा से देखना पड़ेगा और इसको दूसरी बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। यहां पर मैं जो पूरी क्लास का जो निचोड़ है वो ये बताना चाह रहा हूं कि आर्टिकल 13 को लेकर किस तरीके से न्यायपालिका और विधायिका के बीच में आपस में वाद विवाद चला, कि न्यायपालिका के डिसीजन को पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया और पार्लियामेंट के डिसीजन को न्यायपालिका ने चेंज कर दिया। ठीक है, उसी को लेकर ये मैंने केस आपको बताएं कि भाई क्या फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है या नहीं है। तो एंड का डिसीजन आज का तो यही है कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे संविधान के किसी भी भाग में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद केस को पलटने के लिए 42 जब अमेंडमेंट आया तो 42 अमेंडमेंट में तो ये कह दिया गया कि भाई संविधान संशोधन की सख्ती पर कोई किसी तरह का निर्बंधन या चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर मिनर्वा मिल्स केस में ये कह दिया गया कि आर्टिकल 368 का जो सब क्लॉज 4 और 5 है वो असंवैधानिक है, वो संवैधानिक नहीं है। और साथ में न्यायिक पुनरावलोकन को क्या कर दिया गया, इसको न्यायिक पुनरावलोकन को जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। इसका मतलब आने वाले टाइम में अब संसद किसी भी तरीके से जुडिशरी की इस पावर में कोई बदलाव नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन एक बात और मैं समझाना चाहता हूँ। हालांकि देखो बीच में तो और भी केस आए थे, एल चंद्र कुमार केस आया था, और भी केस थे, ये लिख लिया होगा, लेकिन सबसे लास्ट का केस मैं बता देता हूँ अब आपको कि लास्ट का केस क्या है जो इसको लेकर है, और बड़ा अच्छा केस है वो। एक है कोहिलो केस। क्या है? कोहिलो केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कोहिलो केस, जिसको हम कोहिलो केस कहते हैं। कोहिलो केस ये 2007 का केस था और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 9वीं अनुसूची को लेकर है। किसको लेकर है? 9वीं अनुसूची।
अब आप जानते हो कि 9वीं अनुसूची की बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल किसमें 31B में है, 9th शेड्यूल, और इसमें यही तो बोला गया था कि फंडामेंटल राइट के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं न्यायिक पुनरावलोकन से इसको छूट दी गई है, लेकिन अब इसको लेकर भी वाद विवाद चलते रहे। तो कुल मिलाकर जब कोहिलो केस आया, 9वीं अनुसूची को लेकर वाद विवाद चला कि भाई 9वीं अनुसूची में अगर सरकार कोई कानून डाल देती है तो क्या वहाँ पर न्यायपालिका इंटरफियर करेगी कि नहीं करेगी। तो कोहिलो केस में बड़ा अच्छा जजमेंट दिया गया। इसमें यह कहा गया कि यहाँ पर दो बातें रखी गई। एक तो केशवानंद केस की बात रखी गई। भाई केशवानंद जो केस था वो 24 अप्रैल 1973 का केस था। केशवानंद केस के बाद दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो मूल ढांचा है, यानी कि अगर कोई कानून ऐसा है, वो केशवानंद केस के बाद 9वीं अनुसूची में ऐड किया गया है और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 9वीं अनुसूची भी, 9वीं जो अनुसूची है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगी। यहां पर आप ऐसे समझो, ये तो आप जानते हो कि 9वीं अनुसूची को संरक्षण का अधिकार मिला है कि जो भी कानून है 9वीं अनुसूची में डाल दो तो वहां जनरली जो है कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा कि आरक्षण को लेकर एक विवाद उठा कि आरक्षण को लेकर जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में केस आ रहे हैं कि आरक्षण को जो है 9वीं अनुसूची में डाल दो तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अब कोहिलो केस में एक बात स्पष्ट कह दी गई कि भाई 9वीं अनुसूची में मोस्टली भूमि सुधार के कानून है, ठीक है, लैंड सीलिंग को लेकर कानून है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अन्य कानून नहीं है, अन्य मैटर भी तो इसमें दिए हुए हैं। लगभग 9वीं अनुसूची में आज की डेट में 284 कानून है, जिनमें अधिकतर कानून क्या है, लैंड सीलिंग के कानून है, ठीक है, जमींदारी कानून इसमें दिए गए हैं, हथबंदी के कानून इसमें दिए गए हैं। लेकिन यहां पर इसके अलावा भूमि सुधार के अलावा अन्य कानून भी तो हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि कोहिलो केस में क्या बोला गया, इसमें यह कह दिया गया कि अगर कोई कानून ऐसा है जो केशवानंद केस 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें डाला गया है, उससे पहले का नहीं, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है तो वहां पर 9वीं अनुसूची के मामले में कोर्ट को इंटरफियर करने का अधिकार है और वो 9वीं अनुसूची उस मामले पर जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगी, ठीक है। लेकिन अगर 24 अप्रैल 1973 के पहले का अगर कोई केस है तो वहां पर कोर्ट कोई इंटरफियर नहीं करेगा अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। तो ये कोहिलो केस को 9वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है, 9th शेड्यूल के नाम से जाना जाता है, और जिसमें आज की डेट में यही चीज कोहिलो केस में बोली गई है कि वैसे तो नॉर्मली हम 9th अनुसूची में, 9th शेड्यूल में अगर कोई कानून है, हालांकि 284 कानून है, तो सामान्यतः कोर्ट वहां इंटरफियर नहीं करता। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है और वो 24 अप्रैल 1973 के बाद केशवानंद केस के डिसीजन के बाद उसको 9वीं अनुसूची में डाला गया है, तो वहां पर कोर्ट को इंटरफियर करने का अधिकार है, कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होगी। ऐसा कोहिलो केस में कह दिया गया, राइट? समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ यहां तक पॉइंट समझ में आ गए? चलिए यहां तक तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि मैंने क्या बताना चाह रहा था। सारे इंपॉर्टेंट केस हैं। तो पहला, सबसे पहले हमने अब तक जो पढ़ा वो क्या समझे कि बेशक आर्टिकल 13 ये कहता है कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की डेट में क्या है
कि हमारे संविधान का कोई भी भाग हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो प्रेमबल यानी कि प्रस्तावना हो, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा केशवानंद केस में कहा गया, और केशवानंद केस का जो डिसीजन है वो आज भी फॉलो माना जाता है, वो आज भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि इससे बड़ी बेंच आज तक हमारे इतिहास में कभी नहीं बनी है। दूसरा डिसीजन कि जब अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, 9th शेड्यूल की बात करते हैं, तो सीधा सीधा 9th शेड्यूल में कोहिलो केस की बात करेंगे कि आज की डेट में न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में 9वीं अनुसूची भी आती है, लेकिन वहां पर दो कंडीशन है कि अगर कोई भी कानून ऐसा है जो केशवानंद केस के बाद जो है 24 अप्रैल 1973 के बाद वो 9th अनुसूची में डाला गया है, और दूसरा वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है, तो देन तब वो जुडिशल रिव्यू के दायरे में आएगा। 9वीं अनुसूची का कोई भी कानून तब उसके दायरे में आ जाएगा, राइट। अब यहां पर फिर से एक मुद्दा उठता है कि इसका मतलब चलो फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, तो हमने कह दिया यस, लेकिन अब यहां आर्टिकल 13 को लेकर और आर्टिकल 368 को लेकर ये जो बीच का विवाद है, तो वहां दो चीजें खड़ी हो जाती हैं। अब क्या, एक तो न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको हम जुडिशल रिव्यू कहते हैं, और एक है संविधान संशोधन, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे कह देते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में और 32 में और 226 में इसकी बात बोली गई है, और संविधान संशोधन किस में है, आर्टिकल 368 में। आप जानते हो जुडिशल रिव्यू की पावर किसके पास है, न्यायपालिका के पास है, न्यायपालिका। और ये संविधान संशोधन की पावर किसके पास है, और ये जो मैंने अब तक केस बताए उन दोनों के बीच में वाद विवाद का ही तो केस रहा था ये। अब बात ये आती है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन का सीधा सीधा मतलब होता है जुडिशल रिव्यू, जो कि आज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। एक बात और समझ लो कि न्यायिक पुनरावलोकन असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, और हम संविधान संशोधन को भी कह सकते हैं कि ये भी असीमित नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर कुछ पॉइंटों को समझो। पहले तो हम समझते हैं कि जुडिशल रिव्यू का मतलब क्या होता है। जुडिशल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका और विधायिका की जो कार्य हैं, उनके जो दायित्व हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी संवैधानिकता की जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि टू एग्जामिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि कार्यपालिका ने अगर कोई आदेश जारी किया, कोई एग्जीक्यूटिव ने आदेश दिया और वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो न्यायपालिका इसके तहत उसके आदेश को रद्द कर सकती है। और विधायिका यानी कि संसद अगर कोई कानून बनाती है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस कानून को भी रिजेक्ट कर सकती है। तो इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जुडिशल रिव्यू। हालांकि जुडिशल रिव्यू की जो पावर है वो हमारा संविधान आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और 226 न्यायपालिका को यह अधिकार देता है, क्योंकि संविधान का संरक्षक किसको माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। अब बात यहां पर यह आती है कि क्या न्यायिक पुनरावलोकन की ये जो पावर है क्या अनलिमिटेड होती है, क्या असीमित होती है? ऐसा तो नहीं है, असीमित तो नहीं होती। यानी कि हमारे संविधान में ऐसे कई मामले हैं कि जहां पर कोर्ट को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो जुडिशल रिव्यू की पावर है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है, इसकी जो न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की जो पावर है, जुडिशल रिव्यू की जो पावर है, वो अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है। ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई मामले हैं या ऐसे कई आर्टिकल है कि जहां कोर्ट को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, राइट।
अब दूसरी बात यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू, यहाँ संविधान संशोधन की आती है कि जब हमें अपने संविधान में कोई परिवर्तन करना हो तो आर्टिकल 368 के अनुसार संसद को संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये जो संविधान संशोधन की जो पावर है, क्या वो अनलिमिटेड होती है? तो नहीं होती, क्योंकि आप जानते हो कि संविधान संशोधन को भी रिजेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है, अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहां तक हमने एक बात तो समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 13 और 368 का संबंध आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और इसके लिए आप जो है इन केस को भी बता सकते हो कि सज्जन सिंह केस क्या है, शंकरी प्रसाद केस क्या है, मिनर्वा मिल्स केस क्या है, गोलकनाथ केस क्या है, केशवानंद केस क्या है और कोहिलो केस क्या है। दूसरी बात, अगर हम न्यायिक पुनरावलोकन की जब हम बात करते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन को हमने जुडिशियल रिव्यू को कहां से लिया है? जब हम इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स हमने यूएसए से लिया है। लेकिन अमेरिका के कंपैरिजन में, अमेरिका की तुलना में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन कमजोर है। न्यायिक पुनरावलोकन कमजोर है, यानी कि वीक क्यों है? अमेरिका का जुडिशियल रिव्यू मजबूत क्यों है? देखिए, पहली बात तो जैसे हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की बात आर्टिकल 13 में, 32 में और 226 में बोली गई है। अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की कोई बात या कोई आर्टिकल नहीं है, पहला। लेकिन फिर भी वहां का न्यायिक पुनरावलोकन मजबूत क्यों है? रीजन ये है कि हमारे भारत के मुकाबले वहां पर स्ट्रॉन्ग क्यों है, उसका रीजन क्या है कि न्यायपालिका के पास हस्तक्षेप करने की ज़्यादा शक्तियां हैं हमारे इंडिया के कंपैरिजन में। क्योंकि वहाँ का अमेरिका का जो संविधान है वो वाकई बहुत कमज़ोर, यानी कि संविधान बहुत छोटा है। चलो रख दो, संविधान वहाँ का क्या है? बहुत छोटा संविधान है, राइट। और हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हमारे संविधान में बहुत सी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, उनको समझाया हुआ है कि इसका मतलब क्या है, जबकि अमेरिका के संविधान में स्पष्टीकरण बहुत कम है। और जब स्पष्टीकरण कम होंगे, छोटा संविधान होगा, तो वहां पर इंटरप्रिटेशन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, मामले कोर्ट में ज़्यादा जाएंगे। तो यही रीज़न है कि वहां के संविधान को लेकर मामले अमेरिका के फेडरल कोर्ट में ज़्यादा जाते हैं, तो वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की पावर ज़्यादा बड़ी है। और जबकि हमारे देश में इतना इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए अमेरिका की तुलना में भारत का न्यायिक पुनरावलोकन वीक है, कमज़ोर है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आज आर्टिकल 13 और 368 के बीच में एक संबंध आपको बताया कि किस तरीके से आर्टिकल 13 को लेकर संसद और न्यायालय के बीच वाद विवाद खड़े हुए, कौन कौन से केस आए और इसका मतलब क्या है। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो राहुल कह रहे हैं कि सर गुरुजी पॉलिटी को बहुत बार पढ़ाया है, बट इतनी डीपली पहली बार पढ़ रहा हूं। थैंक यू गुरुजी। तो जिन बच्चों को मैं एक बात और कह दूं कि जिनको कम समझ में आया है, हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको कम समझ में भी आया होगा, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनको तो मैं जानता हूं कि भाई बहुत कम समझ में आया होगा। तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देखिए। जब दोबारा से देखोगे तो चीज़ें आपको फिर से समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो को आप जितनी बार देखोगे उतनी ही बार आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। पहली बार में कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं स्पष्ट आपको बता दूं। हालांकि जो बच्चे 2-3 बार पॉलिटी पढ़ चुके हैं उनको तो ये क्लास पहली बार में ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सी बातें उनको क्लियर होंगी। लेकिन जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं या फिर ऊपर से उन्होंने अगर पॉलिटी पढ़ा है, तो इस क्लास को आप दोबारा से या तीसरी बार जरूर देखना। और जितनी बार इस क्लास को देखोगे उतनी बार ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, और ये चीज मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 13 को लेकर जो वाद विवाद आए, तो इसको क्लास में मोस्टली टीचर नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उसका रीजन यही है कि भाई वो, खैर अब कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्लास में टीचर पढ़ाने से इनसे बचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इन चीज़ों को क्लास में अगर आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा या नहीं बताया जाएगा, तो इसका मतलब आपका ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। ठीक है, और जबकि आज की डेट में केशवानंद केस भी इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ केस भी इंपॉर्टेंट है, मिनर्वा मिल्स केस भी इंपॉर्टेंट है और कोहिलो केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, तो देन इंपॉर्टेंट तो है, वो आपको तय करना है कि आपको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है।
और मैं अपने स्पेशल बैच के विषय में आप लोगों को बता चुका हूं। और ये जो मेरा बैच है वो हर कैटेगरी के लिए है, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो या पीसीएस की तैयारी कर रहा हो या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। तो ये मेरा आप लोगों से वादा है कि पूरी कोशिश यही करूंगा कि आपको हर तरह का कंटेंट आपको क्लास में दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा बच्चे कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं या बहुत ज्ञाता हूं या बहुत ज़्यादा चीज़ें जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि आप लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूं, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा और हर तरीके से क्या है, बस ओनली 2 मिनट, कंटेंट आपको मजबूत मिलेगा और वो कंटेंट आपको मिलेगा जो आपका सिलेक्शन कराएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा कंटेंट आपको सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि इसी कंटेंट के आधार पर आप सिलेक्शन लेते हो। अगर हमारा कंटेंट कमजोर होगा और हम आपको कंटेंट नहीं देंगे और ऊपर ऊपर से पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ बेईमानी होती है। और ये मेरे से तो कम से कम मेरे से तो ऐसा नहीं होता। मेरे आज तक जितने भी बैच आए मैंने हमेशा अपने बैचों को मजबूती के साथ पढ़ाया है और पूरे दमदार तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाया है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों के साथ आप लोग मेहनत करिए, हमारी मेहनत आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी और अच्छा कंटेंट आपको हमेशा मिलेगा जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। एडमिशन तो हो रहे हैं, क्योंकि अब कुछ दिन के बाद 1-2 क्लास के बाद मेरा एडमिशन क्लास में इस बैच में रुक जाएगा। फीस कोई ज़्यादा नहीं है, वो 800 रुपये फीस है। देन अगर आपको पॉलिटी सही ढंग से या बहुत अच्छे ढंग से करना है और कंटेंट आप चाहते हो कि अच्छा मिले तो देन आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और ये कैरियर विल ऐप पर जो है आपको जो है पॉलिटी स्पेशल 08 बैच के नाम से, DK चौधरी के नाम से बैच है, तो वहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अब देखिए 5 मिनट के लिए आपका जो भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। सर केस मुझे अभी तक समझ नहीं आए थे लेकिन आज बिल्कुल क्लियर हो गए, थैंक्स। जोगिंदर साहब ने कहा है तो अच्छा, तो आपको भी, यानी कि सुचित्रा, पॉलिटी फर्स्ट टाइम इतना डीप से पढ़ रहा हूँ और टॉपिक क्लियर हो रहा है। ठीक है, ओके ओके। और ये यूट्यूब चैनल पर देख रहे सर, इंग्लिश लैंग्वेज भी देखिए बच्चे, क्लास में एक्चुअली में क्या होता है कि यूट्यूब चैनल है ये, मतलब यूट्यूब चैनल नहीं, यहाँ पर जो है 1 घंटे में, यानी कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है 1-1.5 घंटा हो गया शायद क्लास को, तो टॉपिक को पूरा क्लियर करवाना था। हालांकि क्लास बायलिंगुअल ही चलती है, आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास चलती है, बायलिंगुअल पढ़ाया जाता है, नोट्स आपको बायलिंगुअल ही मिलेगा। अरे भैया जब मैं आईएएस और पीसीएस को कह रहा हूं कि आईएएस पीसीएस भी कवर हो जाएगा तो इस आप सिंपल सी बात है, आप छोटे एग्जामों की बात क्यों कर रहे हो? मेरा हमेशा बैच बेसिक टू हायर लेवल होता है, यानी कि जो फ्रेशर बच्चा है वो भी मेरे बैच को ले सकता है और जो ऑलरेडी 2-3 बार पॉलिटी बेशक पढ़ चुका हो और उसको भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा मेरे बैच में। और मैं उन बच्चों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपने पॉलिटी कहीं से भी पढ़ा हो या कितना भी पढ़ा हो, आप मेरा एक बार बैच ज्वाइन करके देखो, आपको डिफरेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे बच्चे मेरे बैच को ज्वाइन करें जो ऑलरेडी 2-3 बार पॉलिटी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। तो एक बार इस बैच को ज्वाइन करना, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हमने जो पैसा पे किया वो गलत पे नहीं किया। और कोई 800 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इतना रिस्क तो आराम से ले भी सकते हो। सर एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर केस वापस क्यों लेते हैं और क्यों वो, वेबर का मतलब बच्चे ये नहीं है जो आर्टिकल 13 के सब क्लॉज जो मैंने 1 में बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का जो नियम बताया था उसमें यह था कि मौलिक अधिकार जो होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के विषय में यह कहा था कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को क्या है, मौलिक अधिकारों को क्या है, समाप्त नहीं, यानी कि वेब नहीं कर सकता, अधित्याग नहीं कर सकता, उनको त्याग नहीं सकता। जबकि अमेरिका में कुछ अधिकार ऐसे हैं कि वहां पर छूट दी गई है कि वहां का कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट को त्याग सकता है, जबकि हमारे इंडिया में नहीं त्याग सकता। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का सिद्धांत कहते हैं। यहां पर गवर्नर और प्रेसिडेंट एक्सेप्शन में क्यों है एक्सेप्शन? तो वो आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन आएगा ना, जब समता के अधिकार की बात करते हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ उन्मुक्ति के अधिकार या उनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, नहीं अभिषेक कुमार जी, मेरा बैकग्राउंड तो इंग्लिश मीडियम का है।
और मैं आपको बता दूं कि ये कोई ज़्यादा डीप नहीं है। आप सोच रहे हो आजकल क्या केशवानंद से केस नहीं आता, क्या गोलकनाथ से केस नहीं आता? केस आते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए, तो ऐसा भी नहीं है। ये चीज़ें हैं क्योंकि एक्चुअली में बहुत से टीचर क्या होते हैं, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। वो जो पढ़ाने की चीज़ होती है वो वाकई नहीं पढ़ाते उन चीज़ों को, और वहीं से क्या है, जो बच्चे का जो क्वेश्चन जहाँ से आता है वो वीक हो जाता है और वो बच्चा जो है क्वेश्चन नहीं कर पाता। ये चीज़ें आप लोगों को मेरी क्लास में नहीं मिलेंगी। मैं हर चीज़ को मेरा ऐसा नहीं कि ये टॉपिक ही सबसे बढ़िया है। आप मेरा कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, या जो पुराने बच्चे हैं उनसे आप पूछ के देख लीजिए, चाहे वो प्रेसिडेंट का टॉपिक हो, चाहे वो आपका सीएजी का टॉपिक हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का टॉपिक हो, चाहे कोई भी पॉलिटी का कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, चाहे बेशक आपने 3-4 बार पॉलिटी बेशक क्यों ना ही पढ़ ली हो। ठीक है, चलिए खैर बच्चे, आज की क्लास में यहीं पर ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बच्चों थैंक्स, धन्यवाद। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम्बल रिक्वेस्ट था थोड़ा इंग्लिश में। बिल्कुल ठीक है बच्चे, इंग्लिश में अब क्लास को थोड़ा तेज़ी के साथ करवाया गया था, तो देन इसलिए आपको ये थोड़ी चीज़ जो है हिंदी में दिखाई दे रही है। लेकिन क्लास बायलिंगुअल ही चलती है। तो नेक्स्ट क्लास में